Hello everyone, welcome to Guidely. I am C. Neha Bansal, your coach for the topic Indian Banking Structure. तो गाइडली की इस YouTube सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ एंड आई होप आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंस देते हुए कवर कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है आपके इकोनॉमिक्स पेपर के मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 21 जो कि है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। देखिए इससे पहले ऑलरेडी मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी कवर करवाया जा चुका है जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम अकॉर्डिंगली मॉड्यूल सी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बाद बचता है मॉड्यूल डी। तो क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन को ज्यादा टाइम नहीं रह गया है तो बिल्कुल स्पीड अप होके बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटियों को टाइटली बांध के हमें ये उड़ान भरनी है और इन एग्जामिनेशन को एस करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जो कि है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। अब इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का आप क्या समझते हैं और वो हमारी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है? क्योंकि आप सभी लोग बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि आपका क्या स्टेक है इस इकोनॉमी के फंक्शनिंग में, क्या रोल है बैंक्स का इकोनॉमी को आगे ले जाने में। ऑफ कोर्स बैंक्स वो सोर्स है जहां से इकोनॉमी में फंड्स इंजेक्ट हो सकते हैं, करेक्ट। इनफैक्ट आरबीआई जो कि बॉस बैंक है, हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी अपनी सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को बैंक्स के थ्रू ही रूट करती है। चाहे वो किसी सिक्योरिटी का इश्यू हो, चाहे वो इकोनॉमी से एक्सेस कैश को विड्रॉ करना हो, या चाहे वो इकोनॉमी में फंड्स को इंजेक्ट करना हो, ये होता कहाँ से है? इसी रूट से, करेक्ट। तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बटा हुआ है, क्या क्या उसकी डिविजन्स है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। एक बार इससे पहले ये क्लियर कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली आ रही है। ओके फाइन। सो आइए शुरू करते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, बैंक्स का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने में, तो वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। यानी कि आरबीआई ने अगर कोई भी नोटिस या सर्कुलर जारी किया है तो ये आप और मेरे तक कैसे पहुंच पाएगा? बैंक्स के थ्रू, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, करेक्ट। तो यहाँ पर बैंक्स का ये रोल हो जाता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के बीच का जो भी गैप है वो बैंक्स को पूरा करना होगा। फिर आएगा रिस्क स्मूथिंग, यानी कि अब बैंक्स को ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जहां पर एक इन्वेस्टर इस रिस्क में नहीं है कि मेरे फंड्स डूब जाएंगे और बोरोवर इस रिस्क में नहीं है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। क्लियर। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमी की पूरी ग्रोथ है बैंक्स के हाथों में। कैसे? क्योंकि जब जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इकोनॉमी के फ्लो के अकॉर्डिंग। देखिए अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है तो बैंक्स को अपने रेट कम करने होंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब बैंक्स यहाँ पर ये चीज कैसे एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो बैंक्स के ऊपर आती है। अल्टीमेटली उनका काम फंड्स देना मेजर होता है, लेकिन उसके अलावा बैंक्स बहुत सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसे यहाँ से पूरा कर पाते हैं। क्लियरली। सिस्टमैटिक रिस्क, अब ये क्या है कि बैंक्स को बिल्कुल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर। बहुत सारे वास्ट कैटेगरी ऑफ एसेट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की लाइबिलिटीज हो सकती हैं जिनका गैप ये ब्रिज करेंगे अपने अकॉर्डिंग सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करके। ओके। अब बैंकिंग होती क्या है? अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 5 से पूछें तो बैंकिंग का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 5 जो आप मार्क करेंगे एज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि एग्जामिनर्स की फेवरेट चीज होती है नंबर्स पर आपको टेस्ट करना, तो वो आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन में बैंकिंग डिफाइंड है। तो यहाँ आ जाएगा सेक्शन नंबर 5। और कौन सी एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। बैंकिंग इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं लेंड करने के लिए या उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। फिर रीपेएबल ऑन डिमांड, इन डिपॉजिट्स को रीपे करने का भी रोल बैंक का हो जाएगा। और अदरवाइज
एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर। क्लियर? बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था। जो चीजें आप शायद डेली लाइफ में करते होंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बस वही चीज बताई गई है। यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है ये, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और किस सेक्शन में ये डेफिनेशन है, वो है सेक्शन नंबर 51C। ओके, तो बैंकिंग कंपनी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज अ कंपनी एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस। जो भी कंपनी ये बिजनेस करेगी वो बन जाएगी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया एज पर सेक्शन 51C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेट्स प्रोसीड नाउ। बैंकिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? अब क्या ये मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है इसमें? इसलिए प्लीज गुजारिश करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन केस कोई एक्टिविटी आपके दिमाग से स्लिप हो गई हो तो वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसे गो थ्रू करते हैं फटाफट कि बैंकिंग एक्टिविटीज में हो जाती हैं कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज और कुछ एडिशनल एक्टिविटीज। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज यानी जिनके लिए बैंक्स को जाना जाता है, जाना माना जाता है। तो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना और कुछ मिसलेनियस सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की अगर बात आती है, उसमें आएंगे एक तो डिमांड डिपॉजिट्स और एक टर्म डिपॉजिट्स। जो आपकी एफडीज होंगी वो होती हैं टर्म डिपॉजिट्स। जो आपके नॉर्मल डिपॉजिट्स होते हैं, जिन्हें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो हो जाएंगे डिमांड डिपॉजिट्स। फिर एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस, अब ये है बैंक का दूसरा मेजर फंक्शन। अब आएंगी फंड बेस्ड फैसिलिटीज या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। फंड बेस्ड फैसिलिटीज यानी बैंक्स के पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करके बैंक आप तक उन फंड्स को पहुंचाती है, आपको लोन दे रही है। तो हो जाएंगे डिमांड लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स, कैश क्रेडिट्स, टर्म लोन्स फॉर कैपिटल आइटम्स। क्लियर? और जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? जिनमें बैंक के पास एग्जिस्टिंग फंड्स होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट। ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज है जो बैंक्स देती तो हैं, जिससे आपको लोन लेने में सुविधा हो सकती है। बैंक गारंटीज और बिल्स को एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज। ठीक है, बैंक्स आपके बिहाफ पर बिल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर आएगी कोई और थर्ड पार्टी तो आप उनसे इसे डील कर लीजिएगा। और कुछ मिसलेनियस सर्विसेज। तो ये हो गई आपकी ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज। अब अगर हम देखें एडिशनल फंक्शंस ऑफ बैंक्स तो वो क्या होंगे? अलग फंक्शंस क्या हो सकते हैं? एक हो गया आपका फंड ट्रांसफर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड पहुंचाने हैं। बिल कलेक्शन, आपकी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बैंक के थ्रू आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, आप अपनी करेंसी को अगर फॉरेक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, लॉकर फैसिलिटी देती है बैंक। सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सेफली वहां पर रख सकते हैं। एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी सर्विसेज, ये मेजर सर्विसेज हैं जैसे कि बिल बनाना। गिफ्ट चेक्स, बैंक इशू चेक्स फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस, ये सब भी होने लगा है। और मर्चेंट बैंकिंग यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल सर्विसेज, जिसमें बैंक्स एक्ट करेंगे आपके अंडरराइटर्स की तरह अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर आप एक कंपनी है, आप आईपीओ ला रहे हैं और आपको डर है कि कहीं वो अंडर सब्सक्राइब ना रह जाए, तो बैंक्स एक्ट करेंगे एज योर अंडरराइटर्स कि अगर सब्सक्रिप्शन लो होता है तो हमारी बैंक ये सारे शेयर्स परचेज करने का वादा रखती है। ठीक है, रेगुलेशंस ऑन बैंकिंग नेम्स इन इंडिया। अब ये क्या चीज है कि आपके बैंक का नाम किस किस कंडीशन से फॉलो होते हुए बनना चाहिए, क्या क्या वायलेशंस है जो आपको नहीं करने। तो यूसेज ऑफ बैंकिंग टर्म्स, आप बैंकिंग टर्म्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, सेक्शन 7(1) बताता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का कि ओनली अ बैंकिंग कंपनी कैन यूज द वर्ड्स बैंक, बैंकर और बैंकिंग। अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है जैसे कि राम, अगर राम एक बिजनेस चलाता है, वो एक मनी लेंडर है, तो वो ये नहीं लिख सकता राम्स बैंक, इट इज नॉट वैलिड। बैंक सिर्फ वही लगा सकता है जो कि सचमुच एक बैंकिंग कंपनी है, यानी कि एज पर सेक्शन 51C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अगर वो एक बैंकिंग कंपनी है तो ही वो अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग जोड़ सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन बैंकिंग एंटिटीज, अब जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज है उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन आती है कि सेक्शन 7(2) उन्हें प्रोहिबिट करता है
ये वर्ड्स को यूज करने से, जैसे कि बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी इन देयर नेम फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि राम को प्रोहिबिट कर रहा है कौन सा सेक्शन? 7 सबसेक्शन 2। क्लियर? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, की डेवलपमेंट्स इन इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग में क्या क्या डेवलपमेंट देखी गई है, कैसे वो बढ़ गया है उसका स्कोप। तो लीड बैंक स्कीम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लॉन्च हुआ था 1969 में। यहाँ पर हुआ क्या था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया गया था, यानी कि बॉस बैंक, बाकी सारे बैंक्स का लीडर बैंक। क्लियर? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि आपके डिपॉजिट्स मोबिलाइज हो सकें, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स हो सकें और आप प्रॉपर हिसाब से लेंडिंग कर सकें। किन्हें? उन सेक्शंस को जिनके पास ये फैसिलिटी उतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि वीकर सेक्शंस को। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ था? 1969 में ये लॉन्च हुआ था, तो उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट को एक लीड बैंक असाइन कर दिया गया था। मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी स्टेट का एक छोटा सा कस्बा है, और यहाँ पे HDFC बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 1, 2, 3। ओके, तो अब इन्हीं में से किसी एक को सुप्रीम ब्रांच डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी लीड बैंक, रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग क्रेडिट नीड्स। यानी अब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की सारी क्रेडिट नीड्स एनालाइज करने का जिम्मा हो गया इस वाली ब्रांच का, क्योंकि ये है आपकी लीड बैंक। एंड डेवलपिंग बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज विद इन इट्स डेजिग्नेटेड एरिया। और वो अपने कंट्रोल वाले एरिया में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर सकता है, फैसिलिटीज ला सकता है। क्लियर? सिंपल था। अब हम देखेंगे रीजनल रूरल बैंक्स, ये क्या चीज है? लीड बैंक देख लिया, रीजनल रूरल बैंक्स ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, यानी ये सिर्फ रूरल एरियाज को सर्व करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया था। रूरल एरियाज अगेन हो जाते हैं वो अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसे वो सारी सर्विसेज का एक्सेस उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किए गए थे रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। मॉडल क्या फॉलो होता है रीजनल रूरल बैंक्स का? ये यूजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है? यानी कि इनका मोटिव है पब्लिक की ग्रोथ, पब्लिक की सेटिस्फैक्शन, पब्लिक को सर्व करना। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ रूरल क्लाइंट्स को ही कवर करेंगे। यूजुअली जो पब्लिक सेक्टर होता है वो ये चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि क्या पब्लिक क्या प्राइवेट, क्या रूरल क्या अर्बन। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक्स का मॉडल है वो है तो पब्लिक सेक्टर, लेकिन कंडीशन उसके नाम में ही साफ है, रूरल एरिया को सर्व करने की। क्लियर? देखिए, अब तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो के सारे कमेंट सेक्शन को मॉनिटर किया जाएगा और हमारी टीम ट्राई करेगी आपको रीच आउट करने के लिए। इन केस वी फेल टू रीच आउट टू यू, तो आप इस ईमेल आईडी पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड के एंड में मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी जहां पर हमारी टीम रेडीली अवेलेबल है। इन केस अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भी आप उस नंबर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, हमारे पेड कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यूट्यूब पर जो वीडियोस है ये प्योरली रिवीजन बेस्ड होंगी। काफी रिवीजन अगर आप पढ़ चुके हैं और एक रिवीजन चाहते हैं तो ये प्रेफरेबल है, सजेस्टेड है। लेकिन अगर आप स्क्रैच से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी पर्सनल लेवल पे कि आप हमारे पेड कोर्सेज को ही लें, जिसमें 100% कवरेज ही गारंटी है। हो सकता है इस वीडियो में मैं टाइम की बैंडविड्थ को कंसिडर करते हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना करवा पाऊँ। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस तरह से रीच आउट कर सकते हैं। प्लस ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। एंड यूट्यूब की इस सीरीज को फॉलो सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि टाइमली हम सारे मॉड्यूल्स इसमें कवर करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स के आपको इस तरह से शॉर्ट लेंथ के वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स 1991। देखिए, जब जब भी मैं 1991 का जिक्र करती हूँ तो आपको ट्रेस करना है मॉड्यूल बी से। मॉड्यूल बी में हमने डिस्कस किया हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले चैप्टर को। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके आए थे 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, करेक्ट? तो उस दौरान बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंज आया अब हम वो देखेंगे, ठीक है? तो नरसिम्हा कमिटी रिकमेंडेशंस आई थी 1991 में,
जिसमें बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट एंटिटीज ने चलाने का जिम्मा उठाया था। ओके, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंटर हो चुका था बिकॉज द पी इन एलपीजी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो पी है ये प्राइवेट के लिए ही था 1991 में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अब बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज भी आने लगी। कुछ नए प्राइवेट बैंक्स देखे गए थे जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और अदर बैंक्स। अब इनके एस्टैब्लिशमेंट का ईयर आपको याद रखना होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन याद रखना होगा। ओके, तो आईसीआईसीआई हुआ था 1994 में, एचडीएफसी हुआ था 1994 में, और कुछ अदर बैंक जैसे कि कोटक 2003, यस बैंक 2004, ये भी इसी पीरियड में इस्टेब्लिश हुए थे। ओके, अब बैंकिंग लाइसेंसिंग रिसर्जेंस, यानी कि अब किन किन बैंक्स को लाइसेंसेस लेने की जरूरत थी या लाइसेंसिंग से जुड़ी हुई सारी कंडीशन, सारी पॉलिसी इस ईयर में आई थी 2015 में। कुछ यूनिवर्सल बैंक्स यहाँ पर फॉर्मुलेट हुई थी जैसे आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक। यूनिवर्सल बैंक्स का रूप यहाँ पर प्राइवेट बैंक से ही जुड़ा होगा, तो हम इन्हें प्राइवेट बैंक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होती हैं, यानी कि वो बैंक्स जो शायद फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उनके सारे फीचर्स फिजिकल बैंक्स की तरह ही हैं, जैसे कि आपके पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मार्क द नेक्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में बैंक्स किस टाइप में डिवाइडेड हैं? दो ब्रॉड कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। एक हो गया आपका शेड्यूल्ड बैंक, एक हो जाएगा आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक वो हो जाएंगे जो आपकी आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल का पार्ट होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड वो हो जाएंगे जो उसका पार्ट नहीं होते हैं। मैं ये इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आपको इनके पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अभी समझ आ जाए। ठीक है, अब शेड्यूल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या होता है कि उनका पेड अप कैपिटल और रेज फंड्स कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर प्रिविलेजेस क्या मिलेंगे कि आरबीआई से बैंक रेट पर बोरो कर सकते हैं ये बैंक्स। बैंक्स की बोरोइंग की बात हो रही है, आपकी बोरोइंग की बात नहीं हो रही है। पार्टिसिपेट इन क्लियरिंग हाउसेज एंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सीआरआर विद आरबीआई, और यहाँ पर सीआरआर उन्हें मेंटेन करना होगा आरबीआई के साथ। इसके सब कैटेगरीज क्या हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स में भी फर्दर कैटेगरीज है जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। क्लियरली, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की अब बात करते हैं, वो जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल का पार्ट नहीं है और इन्हें वो प्रिविलेजेस भी नहीं मिलते जो शेड्यूल्ड बैंक्स को मिलते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट नहीं है। इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है जो कि बताएगा सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो शेड्यूल्ड बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स गवर्न की जाती है सेक्शन 42(6) ऑफ आरबीआई एक्ट। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि शेड्यूल्ड बैंक का कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कौन गवर्न करेगा? आरबीआई एक्ट। और नॉन शेड्यूल्ड का कौन गवर्न करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि कौन से एक्ट इन्हें गवर्न करने वाले हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इसका हो जाएगा आरबीआई एक्ट। अब आरबीआई की बोरिंग, क्या अब ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं? सो नो, दीज आर नॉट एलिजिबल। ओके, सिर्फ इमरजेंसी में ही ये आरबीआई से बोरो कर पाएंगे। क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप क्या ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते। फिर करंटली हमारे पास कितने नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है, जैसे कि इनके सब बाइफरकेशंस हैं ये। लोकल एरिया बैंक्स 3, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स 11, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 1477, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ये शेड्यूल्ड नहीं होते लेकिन ये फेडरेटेड होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ। क्लियर? अब अगेन ये स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं कुछ, अगेन एग्जामिनेशन में आपको इसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम देखेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स की फर्दर डिस्क्रिप्शन, फर्दर क्लासिफिकेशन। शेड्यूल्ड बैंक में आ गए एक तो कमर्शियल बैंक्स और एक आ गए कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स,
लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हो गए? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इजी था, बिल्कुल। अब हम देखते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात, जो कि है ये। शेड्यूल्ड बैंक्स में कमर्शियल बैंक्स यानी कि ये सारे। तो अब हमारा ये डिस्कशन होगा यहाँ से शुरू। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनका कंपोजिशन क्या है? किन किन चीजों से मिलके बन रहा है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक? तो यहाँ आ जाएगा एसबीआई, जो इस्टेब्लिश हुआ था एसबीआई एक्ट के तहत 1955। अब आप सोचेंगे नेहा मैम ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, इतनी सारी एक्ट्स, उनके इतने सारे इयर्स, क्या हमें ये सब मेमोराइज करना है? तो नहीं, डोंट वरी, आपको सब मेमोराइज नहीं करना है। बेसिकली जो दो एक्ट्स हमने डिस्कस की वही हैं जो मेजर फोकस रखेगी आपके एग्जामिनेशंस पर। बाकी इन चीजों का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एग्जाम पर्पज से उतने ज्यादा रेलेवेंट मुझे नहीं लगते हैं पास्ट एग्जामिनेशन की स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए। स्टिल हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, इसलिए एक बार एग्जामिनेशन से पहले थोड़ी नजर घुमा लीजिएगा, सो दैट ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं मैप हो जाए और एग्जामिनेशन में पेपर देखकर आप क्लिक कर पाए। ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स तो करंटली 11 बैंक्स फॉर्म्ड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1970 एंड 80, यानी कि फिलहाल कुछ 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। एसबीआई की सब्सिडियरीज क्या हैं? इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एसबीआई की 7 सब्सिडियरीज थी, जो कि इस एक्ट में बनी थी। मर्जर हुए थे और फिर कुछ सब्सिडियरीज कम होती गई। दो जो सब्सिडियरी मर्ज होके एक बन गई, तो उस हिसाब से रिमेनिंग सब्सिडियरीज कम रहने लगी थी। ठीक है। नेशनलाइजेशन और मर्जर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कब कब बैंक्स को नेशनलाइज स्टेटस दे दिया गया था। तो 1969 और 1980 में 27 नेशनलाइज्ड बैंक बन गए थे, 11 से सीधा 27। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का मर्जर हुआ था। और 2017 से 2020 के बीच सीरीज ऑफ मर्जर्स देखने को मिले थे, जिससे आपकी नेशनलाइज्ड बैंक्स रह गई थी ओनली 11, यानी 11 थी, फिर 27 हुई और फिर वापस 11 पे आ गई। ग्लोबल प्रेजेंस क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट इन इंडिया एंड मेंटेन ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। ऑपरेट तो इंडिया में करेंगे, लेकिन उनकी ऑफिस वर्ल्ड वाइड हो सकती हैं। अब हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, किस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर बैंक खड़ा कर सकते हैं। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनकी ना रिक्वायरमेंट क्या थी कि इनका नेटवर्थ होना चाहिए ₹50 करोड़ बाय मार्च 31 2001, और उसके बाद 100 करोड़, यानी कि 31 मार्च 2001 तक अगर इस्टेब्लिश्ड है तो उसका नेटवर्थ होना चाहिए था 50 करोड़, लेकिन उसके बाद है तो हो जाएगा 100 CR। फिर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आया मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जो कि हो गई थी था 500 करोड़, यानी कि 5 टाइम्स, विद मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, यानी कि हर वक्त ऑल टाइम उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ₹500 करोड़ होनी चाहिए थी। एलिजिबिलिटी क्या थी? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स विद मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कैन एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वो इंडिविजुअल्स जिनका मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस में, वो खड़ी कर सकते हैं एक प्राइवेट बैंक। ठीक है। जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, यानी कि जो सिर्फ बड़े उद्योगपति हैं, वो बैंक्स नहीं खड़े कर सकते, बट 10% तक का इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। क्लियर। फॉरेन शेयर होल्डिंग, कितनी परमिसिबिलिटी मिली थी यहाँ पर? फॉरेन शेयर होल्डिंग, जो कि एफडीआई गाइडलाइंस देता है, उसमें मैक्सिमम 74% फॉरेन शेयर होल्डिंग करंटली अलाउड है। बहुत बड़ा रोल है ये। क्यों? क्योंकि एलपीजी, तो जो ग्लोबलाइजेशन था वो इसीलिए था कि आपकी इकोनॉमी खुले, फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड बी इनवाइटेड। ओके। फिर बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट्स, अब एप्लीकेंट्स को एक अच्छा सा प्लान सबमिट करना होगा, तभी उनकी बैंक अप्रूव होगी और खड़ी हो पाएगी। फिर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, अब ये जो बैंक्स होंगी इनके शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में विद इन 6 years। अगेन ये याद रखने वाला पॉइंट है कि लिस्टिंग का टाइम फ्रेम कितना है, विद इन 6 years। Branch requirements. At least 25% of banks' branches must be in
अनबैंक्ड रूरल एरियाज, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये कि इन बैंक्स की ब्रांचेस कहाँ होनी चाहिए, उन रूरल एरियाज में जहां पर बिल्कुल भी बैंक्स का रोल है ही नहीं, बैंक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस, अब ये भी हम मॉड्यूल ए में डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल, कि किस सेक्टर को कितना लैंड करना है, ये ऑलरेडी बैंक्स की गाइडलाइंस में डिस्प्ले होता है, जारी किया गया होता है कि हर बैंक को इसे फॉलो करना होगा, कितना कितना वो लैंड करेंगे वो वहां पर पता चलता रहेगा। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का क्या सक्सेस रेशियो है, कि प्राइवेट सेक्टर बहुत फास्ट एक्सपांड हुआ है और उन्होंने अपने पैर अच्छे से जमा लिए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से कहिए या चाहे किसी भी रीजन से कहिए, उनकी सर्विसेज कमेंडेबल रही हैं। अब सिग्निफिकेंट और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट आ गया है हमारी इकोनॉमी पे, इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की वजह से, क्योंकि वो हो गई है मॉडर्नाइज और बढ़ गया है हेल्दी कंपटीशन भी। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर लेजीनेस जता रहे थे या वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद उन्हें उसे कट डाउन करना पड़ा। So, some of the private banks like ICICI, HDFC, and Axis have also expanded their operations overseas and serve the NRI clientele and India-based global customers. तो जो आपकी ICICI, HDFC और Axis बैंक है, ये तो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करने लगी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ फिनटेक, टेक्फिन्स एंड नियो बैंक्स इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए ये प्योरली न्यू टॉपिक है मुझे जहां तक लगता है आप सभी के लिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिनटेक, टेक्सन, ये सब है क्या चीज? अगर आपने इसे पहली बार सुना है तो डोंट वरी, अभी हम इसे क्लियर कर दिए किए देते हैं। तो देखिए, फिनटेक होती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऐसी कंपनीज जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने। इसका फॉर्मेशन किन दो वर्ड से है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं तो वो बन जाती हैं फिनटेक कंपनीज, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से दी जाएंगी, जैसे कि इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, पेमेंट्स और भी बहुत सी सर्विसेज, ठीक है। अब इंडिया में कब कैसे इवॉल्व हुआ ये, तो इन इंडिया फिनटेक हैज रैपिडली ग्रोन, बहुत फास्ट पेस पर इसकी ग्रोथ हुई थी। कैसे? जैसे ही डिजिटली टेक्नोलॉजी बढ़ी, आगे बढ़ी, तो जैसे जैसे इंटरनेट आया, मोबाइल आए, क्लाउड सर्विसेज आई, मशीन लर्निंग, एपीआई आया, ठीक है, वैसे वैसे ये इवॉल्व हुआ। सबसे बड़े एग्जाम्पल्स क्या होंगे फिनटेक के? पेपाल, पेमेंट प्लेटफॉर्म है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जैसे कि प्लेड, डिजिटल इंश्योरेंस आपके हो गए, पॉलिसी बाजार, बहुत सारी टीवी एडवर्टीजमेंट्स भी आपने देखी होंगी। पीयर टू पीयर लेंडिंग यानी कि फंडिंग सर्कल, एक दूसरे को देना। कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये उन्हीं तरह का एक एग्जाम्पल है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि ये कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाता है यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यानी कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स इजी टू यूज है, कस्टमाइज्ड हैं, तो इन्हें कस्टमर्स को ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया फिनटेक। अब हम आते हैं टेकफिन। अब आप बोलेंगे टेकफिन भी तो उन्हीं दो से बना है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आइए पढ़ते हैं टेकफिन्स होता क्या है। टेकफिन्स वो लार्ज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं जो कि उनका प्राइमरी फोकस ही डिजिटल सर्विसेज देना है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और ये फाइनेंशियल कंपनीज थी जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन ये टेक्निकल कंपनीज हैं जो कि प्राइमरीली तो डिजिटल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी घुस रही हैं, यानी यहाँ पर ज्यादा फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी पे। कंपनी टेक्नोलॉजिकल है, सर्विस वो बाद में देने लगी फाइनेंशियल। इजी टू रिमेम्बर। तो दे हैव लेवरेज्ड लार्ज कस्टमर बेसेस एंड वास्ट डेटा, इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और बहुत सारे डेटा के साथ ये जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके? गूगल, Amazon, फेसबुक, एप्पल। तो आइए अब ये खुद ही आप समझ जाएंगे कि ये सब टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज देना इनका प्राइमरी फोकस कभी नहीं था। लेकिन पेपाल ये बिल्कुल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ही है, पेमेंट से जुड़ा हुआ है।
कुछ ये सब इन्वेस्टमेंट, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो ये डिस्क्रिशन है फिनटेक और टेकफिन में। कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट आया था टेकफिन्स पर? अब हम डिजिटल पेमेंट्स पे शिफ्ट हो गए थे, तो इनका फोकस थोड़ा और ज्यादा बढ़ा, इनका इम्पैक्ट बढ़ गया था। इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, enhanced competition in financial services due to massive customer data and technological capabilities. Okay, challenges क्या क्या फेस करने पड़े आपकी टेक फिन्स को कि ये यूजुअली अनरेगुलेटेड स्पेसेस में काम करती हैं, जैसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते इनके ऊपर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर अनहेल्दी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। अब इनके रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, उससे पहले देख लेते हैं नियो बैंक्स क्या है। हमने टेक्सफिन, फिनटेक ये तो देख लिया। नियो बैंक्स देख लेते हैं क्या है। नियो बैंक्स वो होते हैं जो बिल्कुल ओनली ऑनलाइन ऑपरेट करेंगे, और वो आरबीआई से डायरेक्टली रेगुलेटेड भी नहीं है। यानी कि आरबीआई जो बाकी सारी बैंक्स की बॉस बैंक होती है, वो नियो बैंक की बॉस नहीं है। तो नियो बैंक एक तरह से अलग है, आरबीआई से सेपरेट है। दे पार्टनर विद रेगुलेटेड बैंक्स टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब नियो बैंक करेगा क्या कि आरबीआई जिन जिनको कंट्रोल करती है उनके साथ जुड़ेगा और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? सर्विसेज जैसे कि नीश प्रोडक्ट्स लाइक बाय नाउ पे लेटर, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं आपने सुनी भी होगी, Amazon पे लेटर सर्विसेज, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये सर्विस अब आ गई है। तो किस वजह से? क्योंकि नियो बैंक ऐसी चीजें लेकर आ रहा है, ऐसी अतरंगी स्कीम्स आ रही हैं। रेगुलेशन क्या है? ये डायरेक्टली आरबीआई से तो रेगुलेटेड है नहीं, तो भी उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर की जाती हैं, ठीक है, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब डिजिटल लेंडिंग किस तरह से ये लोन्स देने में हेल्पफुल है, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि न्यू बैंक्स लोन देता कैसे है डिजिटली। तो हो जाएगा बैलेंस शीट लेंडिंग और मार्केट प्लेस लेंडिंग। बैलेंस शीट लेंडिंग यानी कि यहाँ पर लेंडर का हो जाएगा सारा रिस्क, ओके। और मार्केट प्लेस लेंडिंग यानी कि यहाँ पर लेंडर और बोरोवर को मिलवाया जाएगा। शादी डॉट कॉम क्या क्या काम होता है? एप्रोप्रिएट मैचेस को लेकर आना। वैसे ही लेंडर्स और बोरोवर्स को यहाँ पर मिलवाया जाता है विदाउट होल्डिंग एनी क्रेडिट रिस्क। पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया में किस तरह से पेमेंट्स को बिल्कुल यूनानिमसली सिंक्रोनाइज किया गया है। तो दीज आर गवर्न्ड बाय पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। अब इसके लिए एक और एक्ट आ गई, आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। तो पीएसएस एक्ट 2007 है जो इसे गवर्न करता है। अब सिर्फ आरबीआई के द्वारा ऑथराइज की हुई एंटिटीज ही इसमें ऑपरेट कर सकती है। इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर्स, डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर्स या मोबाइल पेमेंट्स। क्लियर? ऑलमोस्ट सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इसमें। फिर की पेमेंट सिस्टम्स क्या होंगे इसमें? अब है ये तो जो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे ही होंगे। यूपीआई जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनईएफटी, आरटीजीएस। इनकी फुल फॉर्म्स मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज आई अज्यूम आपको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल रुपी। अब ये क्या है? ये अनाउंस हुआ था यूनियन बजट 2022 एंड 23 में। था क्या ये लॉन्च किया गया था और एक्सपेक्ट किया गया था कि ये लॉन्च हो ही जाएगा बाय द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। इससे होगा क्या कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, अब आपको हार्ड कैश कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप डिजिटल करेंसीज को एक्सेस कर पाएंगे, जब जब आपको जरूरत लगेगी आप कर सकते हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस में तो बिल्कुल हिंड्रेंस ही खत्म हो गया। अब आपके फंड्स कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर ही क्यों, आप उसे आउटसाइड भी भेज सकते हैं या फिर वहां से फंड्स ले भी सकते हैं। इजी था। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एनएबीएफआई, काफी बड़ी फुल फॉर्म है, लेकिन इसका काम क्या है? ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देखिए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम अपने अगले लेक्चर में ऑलरेडी कवर करने का प्लान कर चुके हैं, क्योंकि वो आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 23 या 24 है, मॉड्यूल सी का, जो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फिलहाल के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं, हम इसे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे, और आप अगर अब तक हमारे साथ बने हैं तो इन्हें बिल्कुल इजीली एज कर पाएंगे। तो इन विच ईयर वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? आरबीआई कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था?
1935। आई नो इसे एग्जामिनेशन के पर्पज से याद रखना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स एग्जामिनर का फेवरेट काम अगर आपके फिगर्स को टेस्ट करना है तो आपका काम है उन्हें याद रखना और एग्जामिनर को कोई भी मौका ना देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन टर्म्स ऑफ विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज डिफाइंड। प्लीज याद कीजिए, हमने स्लाइड नंबर 1 या 2 में ही इसे देख लिया था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में बैंकिंग और बैंकिंग कंपनीज की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था। करेक्ट, दैट वाज सेक्शन 5। और अच्छे से बताऊं तो हो जाएगा वो सेक्शन 51C इन डिटेल। क्लियर। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एरिया ईयर कौन सा हो जाता है? 1949। क्लियर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, what is the minimum capital requirement for setting up a universal bank? यूनिवर्सल बैंक का सेकेंडरी नेम हमने जो रखा था वो था प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो उसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था? एक बार में शायद आप इसे क्लिक नहीं कर पाएंगे, बट डोंट वरी, हमने इसे भी डिस्कस किया था। इसका आंसर था 500 करोड़, 500 करोड़, जो कि शुरुआत में 50 करोड़ था। अगर आपकी बैंक 2001-2 तक इस्टेब्लिश हो चुकी है, फिर उसके बाद अगर होती है तो 100 CR पे गया था, लेकिन न्यूली जो भी प्राइवेट बैंक्स लॉन्च होंगे उसमें ये सीधा 500 करोड़ हो गया था। क्लियर। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गूगल पे इज अ डैश। अब आएगा टेस्टिंग वाला पॉइंट। देखिए, फिनटेक और टेकफिन, इसमें आप लोग कंफ्यूज हुए थे एज फार एज आई गेस। ये दोनों का रोल कुछ सिमिलर ही था, जिसमें गूगल पे हम किसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं? फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, और टेकफिन यानी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जिन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज देना भी शुरू कर दिया। तो गूगल पे से आप क्या समझ पा रहे हैं? दैट इट इज अ टेक फिन कंपनी। ये एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और इसने फाइनेंशियल सर्विसेज देना शुरू किया, क्योंकि गूगल पे का काम सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, अदर एस्पेक्ट्स भी वो कवर करता है। तो ये सेक्शन, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, बट डोंट वरी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी शॉर्ट है अभी भी, बिकॉज इसमें हमने 100% पॉइंट्स को कवर नहीं किया है। हमारे पेड कोर्सेज भी हैं जो आप ले सकते हैं। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी जरूरी डिटेल्स मिल जाएंगी उस कोर्स से जुड़ी हुई। इस तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट ही बनी गई है और इसमें ये वीडियो भी जुड़ जाने वाली है। और तो और ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, रेडिली अवेलेबल। इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, थैंक यू। सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। सो गुड बाय।